Assalamu alaikum dear students. Hope so कि all of you will be fine and feeling well. एक दफ़ा फिर मैं एहसान सालार एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने ये प्रॉमिस किया था कि ऑन अ डेली बेसिस मैं 1 से 2 वीडियोस लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड करूँगा इंग्लिश रिलेटेड, जिसमें मैं उन स्टूडेंट को अप्रोच कर लूँ या उनकी हेल्प कर सकूँ जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासेस तक। तो उसी सीरीज़ के हवाले से आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में जैसे मैंने कहा था कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक वोकेबलरी करवाऊंगा, उसके कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ करेंगे और उसी सिनोनिम्स की मदद से हम उस एक वोकेबलरी को डेली बेसिस सीख करके 6 से 7 उसके सिनोनिम्स हुआ करेंगे। तो कल के सीरीज में की वोकेबलरी में मैंने आपको एक वोकेब करवाया था डिजेक्टेड यानी सैड, और उसके मैंने आपको सिनोनिम्स करवाए थे। आज फिर हमारे पास एक वोकेबलरी है और आज के वोकेबलरी का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अब अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब मतलब कोई एक्शन है। तो आज हमारे पास पहला वोकेबलरी है वो है डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय की अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर ले तो जी ये वर्ब है, और अगर एक वर्ब है तो याद रखना जब भी मैं आगे आपको वोकेब्स पढ़ाता जाऊं, अगर मैं कहता हूं कि ये वर्ब है तो वर्ब के मीनिंग में आपके दिमाग में वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए कि हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी उसके 5 शक्लें होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको उनके यूजेस बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म कहाँ कैसे और क्यों यूज होता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच में बात कर रहा हूँ कि ये वर्ब है। अब अगर हम बात कर ले डिस्ट्रॉय की, तो डिस्ट्रॉय आई थिंक सबको पता होगा कि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी को तबाह करना या कोई चीज तबाह करना, ठीक है। और ये वोकेबलरी भी काफी पुरानी हो गई जो डिस्ट्रॉय की है। अब डिस्ट्रॉय की और सिनोनिम्स आ गए मार्केट में। मॉडर्न राइटर्स है या एडिटर्स है, वो जो है या स्पीकर्स है, वो प्रेफर करते हैं इसकी जो न्यू वर्जन होते हैं, इसके जो न्यू वोकेबलरीज होते हैं, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि अभी भी वही डिस्ट्रॉय का लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई सिनोनिम हमसे किसी एग्जाम में पूछा जाए तब भी हमें मसला होता है। या अगर हम कोई ऐसे लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, तो अगर डिस्ट्रॉय के लफ्ज को हमने 4-5 दफा बताना हो तो हम इसी एक वोकेबलरी को 5-6 दफा लिख लेते हैं, जिससे हमारा एक्सप्रेशन काफी वीक हो जाता है। एक्सप्रेशन इसी चीज का ही नाम होता है कि आप कोई अच्छी वोकेब यूज करके वो एक इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव वोकेब यूज कर ले जिससे आपकी एक्सप्रेशन भी बिल्ड अप हो जाए और आपकी वो जो एक रिपीटिशन ऑफ कल्चर है ना, वो आप अवॉइड कर लें। तो अब डिस्ट्रॉय सबको पता है कि जी ही डिस्ट्रॉयड माय करियर, मैं कहता हूँ आई डिस्ट्रॉयड हिम व्हाटसोएवर। तो इजराइल डिस्ट्रॉयड पैलेस्टीन और अमेरिका टेक्ड अफगानिस्तान एंड इट डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान। तो मैं बार बार डिस्ट्रॉयड बोलूंगा, इट डजंट साउंड राइट। तो आज मैं इसी के सिनोनिम्स पे आपसे बात करूंगा और मैं बोलूंगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप एक डिस्ट्रॉय के सिंपल वोकेबलरी को उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय कहीं एक वोकेबलरी है जिसको हम लोग कहते हैं डिमोलिश। डिमोलिश, तो अब आप डिमोलिश के लफ्ज यूज कर सकते हो। अगर आप जो है वो कोई ऐसे लिख रहे हैं कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन, अगर उसमें ये वोकेबलरी 5-6 दफा रिपीट हो रहे तो कोशिश करें अगली बार उसका सिनोनिम यूज कर ले, दैट साउंड्स बेटर। और इससे पता चल जाता है आपके रीडर को या बंदे को कि जी इस बंदे के पास एक वोकेबलरी का बैंक है। और अगर कल को आप कंप्रीहेंशन करते हो डिमोलिश का वोकेबलरी शायद सबको पता ना हो, तो फिर जी वो डिमोलिश के लिए जाहिर सी बात है फिर वो बार बार डिक्शनरी खोलेंगे। और यही बार बार डिक्शनरी खोलने की कल्चर में हम इतने तंग हो जाते हैं कि हम आगे रीडिंग करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बंदा फेड अप हो जाता है। एक पेज में कौन 10 दफा डिक्शनरी खोल सकते हैं एक लफ्ज का मीनिंग को सर्च करने के लिए। तो आज उसका दूसरा सिनोनिम है वो डिमोलिश है। तो अगर डिमोलिश इसका सिनोनिम है तो फिर इसका एक और सिनोनिम है वो है डेसिमेट। तो आप डेसिमेट का लफ्ज यूज कर दें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड करता है कि जी मैं कहता हूँ व्हेन अमेरिका अटैक्ड अफगानिस्तान इट डेसिमेटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान। तो जी उसने डिसिमेट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। या जी मैं कहता हूँ करप्शन हैज डेसिमेटेड पाकिस्तान इकोनॉमी। या जी मैं कहता हूँ टेररिज्म हैज डेसिमेटेड पाकिस्तान इकोनॉमी। अब अगर मैं डिस्ट्रॉयड की जगह डिसिमेट लगाता हूँ दैट साउंड्स बेटर, जो कि आजकल के मॉडर्न राइटर सब कुछ यही करते हैं। और यही वो मसला होता है वो केप्स की कि जी हमें समझ नहीं आते। अब डिसिमेट है तो डिसिमेट का एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एनिलिएट, एंड दैट इज मच मोर बेटर।
अगर मैं कहता हूँ एनिलिएट, तो जी मैं कहता हूँ टेररिज्म हैज एनिलेटेड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब शायद आपको एनिलेटेड का समझ ना आ जाए, क्योंकि आपने एनिलेटेड का लफ्ज पहली बार सुना तो भी नहीं, पहले सुना ही कहीं नहीं था। तो इस वजह से आपका वो रीडिंग कमजोर हो जाता है। आजकल के एग्जाम्स में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। और कॉम्प्रिहेंशन भला किस चीज का नाम है? कॉम्प्रिहेंशन कहते ही इसी चीज को है। एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसको पढ़ना भी है, साथ ही साथ समझना भी है। अब अगर एनिलिएट की बात की जाए तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो जी कॉम्प्रिहेंशन कमजोर। कॉम्प्रिहेंशन में बाद में नीचे क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है। वो हम तभी क्वेश्चन को आंसर करेंगे जब पहले हमें उस वोकैबुलरी का तो समझ आए, उसका मीनिंग तो समझ आए। लेकिन वो समझ तभी तो आएगा ना कि जब हमारे पास कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो एटलीस्ट हो। तो एनिलिएट का यही मतलब है, र्यून का यही मतलब है डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट से इसका नाउन बनता है डिस्ट्रक्शन। डिमोलिश से इसका जो है वो नाउन बन जाता है डिसमेंटल आ जाता है। तो डिसमेंटल भी इसी को कहते हैं। इसी तरह आपके पास आ गया स्मैश। तो स्मैश मतलब है किसी चीज को स्मैश कर देना, तबाह कर देना। इसी तरह इसका एक और आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बुलडोज। आपने नाम सुना होगा, ये होता है बुलडोज। तो ये वर्ब है, ये याद रखना। सिनोनिम एंटोनिम में एक चीज याद रखना, अगर आपने एक वर्ब वोकैबुलरी स्टार्ट कर दिया, एक वोकैब आपने स्टार्ट कर दिया, और अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, तो उसके जितने सिनोनिम्स आप बताएंगे वो सारे वर्ब ही होने चाहिए। सिनोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच से उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वर्ब लिख दिया, उसका सिनोनिम में कहीं ना कहीं आप एडजेक्टिव डाल देते हो, तो वो कल्चर फिर गलत हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए बुलडोज, तो बुलडोज का भी तो यही मतलब है, बर्बाद करना। बुलडोज से आपका लफ्ज निकला होता है बुलडोजर, बर्बाद करने वाला, तो वो उसका नाउन बन जाता है। जब भी किसी वर्ब में आर या ई आर आ जाए तो वो वर्ब से नाउन बन जाता है। तो टीच का टीचर हो जाता है, टीच वर्ब है, ई आर लगा दो टीचर हो जाएगा। किल वर्ब है, ई आर लगा दो किलर हो जाएगा। लर्न सीखना वर्ब है, ई आर लगा दो लर्नर सीखने वाला। तो बुलडोजर तबाह करने वाला, और आर को खत्म करेंगे। अब ये बुलडोजर अगर आपको आ गए सिनोनिम में, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये नाउन बन गया, और मैंने कहा कि उसका सिनोनिम सेम पार्ट ऑफ स्पीच से होगा। तो बुलडोजर नहीं हो सकता, ये बुलडोज हो जाएगा, और ये आपके पास वर्ब आ गए। तो अब मैंने ये जितने आपके साथ वर्ब लिखे हैं, ये सारी डिस्ट्रॉय के सिनोनिम है। आप कोशिश कर लें, इसको याद कर लें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको हेल्प करेंगे। आजकल के एग्जाम्स में पूछा ही यही जाता है। अब कल को आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जामिनर ने आपको कहा जी एनिलिएट, उसने कहा जी इसका सिनोनिम बता दो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला हुआ है, डेसिमेट का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन आप उसके सिनोनिम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ना तो आपको एनिलिएट का पता है, ना तो आपको जो है वो डेसिमेट का पता है। तो आप जब पता ही नहीं है तो आपका ये नंबर खराब हो गए। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपका ये तरीका हेल्प करेगा। एक दिन में सिर्फ एक ही वोकैबुलरी, बस उसके सिनोनिम्स के साथ उसको याद कर ले। अब कल से डिस्ट्रॉय मत यूज करो, कल से डिमोलिश करो, कल से डेसिमेट करो, कल से डिसमेंटल करो, स्मैश करो, एनिलिएट करो, बुलडोज कर लो, रियून कर लो। दैट साउंड्स मच बेटर। तो आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प करेंगे। कल को आपने एसए लिखना हो, एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए यही तरीका आपको हेल्प करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में यही तरीका आपको हेल्प करेंगे। रीडिंग में जो आप कॉम्प्रिहेंड करते हो तो भी यही तरीका होता है। और फिर जब आपने कोई बंदे को बात बतानी हो, या कोई बंदा इवन आपसे इसका मीनिंग भी पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या था। तो ये आज का वोकैबुलरी हो गया हमारे पास। इस वोकैबुलरी में हमने इसके सिनोनिम्स पे बात किया, इसके एंटोनिम्स पे आगे बात करेंगे। तो एक दिन में एक वोकैबुलरी होगा, उसके 8-10 सिनोनिम्स होंगे। 8-10 वोकैबुलरीज आप अपनी बैंक में डालते जाए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि मैंने कहा कि डेली बेसिस में इंग्लिश में भी कितने नए वर्ड्स आते हैं, 12 न्यू वर्ड्स आते हैं। तो हम इसी कल्चर को फॉलो करेंगे। अगर 12 आते हैं तो कम से कम 10-11 तो डेली हम भी सीखा करेंगे, ताकि हमारी एक वोकैबुलरीज का जो है वो पावर बिल्ड हो जाए। और मैंने कहा एक्सप्रेशन, कंप्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में सारा कमाल वोकैब्स का ही होता है। तो आज की ये वोकैबुलरी थी। अब आपने इसको याद करना है, ये आज के दिन की वोकैबुलरी हो गई। कल मैं इंशाल्लाह फिर इसके साथ एक और वोकैब करवाऊंगा, ताकि मैं आपको जो 30 to 40 लेक्चर्स में एक मेरा जो सीरीज आएगा, उसमें कम से कम आपके 400 प्लस वोकैब्स को हम लोग टारगेट को अचीव कर सकें। और आपने एक वोकैबुलरी को ही डेली याद करना है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई टफ काम होगा। अब उसके बाद अब ग्रामर पे अगर मैं आपके साथ बात कर लूँ, तो ग्रामर में मैंने आपके साथ कल बात की थी
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे, इंग्लिश के बेसिक्स पे मैंने क्या कहा था, पहली जो चीज होती है वो क्या होती है, लेटर्स होती है। और मैंने कहा लेटर्स कितने हैं इंग्लिश में, 26। तो लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, ये सारे लेटर्स होते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज होता है असल में वही लेटर होते हैं। अब आप देखिए, ए इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पीसेस, दस दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो ये लेटर्स है। तो अगर हम इनके नंबर की बात कर ले, सो बाय नंबर दे आर 26 इन इंग्लिश। सो वी गॉट द पॉइंट, एंड द पॉइंट वाज दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इसी को मैंने कल कंपेयर करवाया था लेटर्स के साथ ही एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट, कहते हैं अल्फाबेट। और मैंने कहा था स्टूडेंट का अल्फाबेट को लेकर के मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ है। कुछ लोगों को लगता है अल्फाबेट एक से ज्यादा है, 25 है, 21 है, कुछ कहते हैं 5 है। तो मैंने कहा था याद रखना अल्फाबेट इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अल्फाबेट का मैंने कहा था क्या है, अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, दैट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज द सम ऑफ लेटर्स। सो अब मैंने एक ग्रुप बनाया यहाँ पे, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसी में मैंने ए बी सी डी वगैरह ये सारे लेटर्स को रख करके एक ग्रुप में बंद कर दिया। फाइनली वी हैड जेड। तो अब ये जो बॉक्स बन गए ना, इस बॉक्स को अल्फाबेट कहा जाता है। तो अल्फाबेट इंग्लिश में याद रखना वो सिर्फ एक ही होता है, कभी भी इसके नंबर को ज्यादा मत करना, कभी इसमें एस मत डालना, एस डालेंगे तो वो प्लूरल वर्जन में चला जाएगा। तो अल्फाबेट मैंने कहा था देयर वाज जस्ट वन अल्फाबेट। और फिर मैंने कहा इसी अल्फाबेट को डिवाइड किया जाता है जो 26 लेटर्स है दो ग्रुप्स में। एक का मैंने कहा था जी वॉवल्स होता है, और एक जी मैंने कहा था कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स बाय नंबर कितने थे, 5 थे। कॉन्सोनेंट्स बाय नंबर कितने थे, 21 थे। वावल्स है आपके पास जो 5 है उसमें ए आ गया, ई आ गया, आई है, ओ है, यू है, दिस 5 आर वावल्स। बाकी जितने भी रह गए 21 जितने भी रह गए दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से रह गए, बी है, पी है, एल है, एम है, जेड है। तो मैंने दोनों में फर्क बताया था। वावल्स असल में वो लेटर्स है, वावल का लफ्ज लिए गए है किस लफ्ज से, वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड से। and this part of your body actually is called vocal cord. तो ये जो 5 letters है they are produced here, they are spoken here, इसीलिए हम इसको vowels कहते हैं। If I say A, now it has been pronounced here. If I say I, again it was pronounced here. So these 5 are vowels, and consonants are those letters which are produced inside your mouth with the help of lips, with the help of teeth, with the help of nasals, with the help of alveolar ridge, with the help of tongue. So these letters are produced inside the mouth, thus they are called consonants. If I say B, look at, I joined my both lips and then it became B. If I say F, if I say M, look at here, it has been pronounced here with the help of my nasals. So these 21 were consonants and these 5 were vowels. तो लास्ट लेक्चर में मैंने इनके पर्पस पे बात की कि why are they divided into two categories, what actually is their purpose of classification। तो ये मैंने आपके साथ बात की थी। अब हमें पता है यही लेटर्स मिल करके बड़ा यूनिट बनाते हैं वर्ड के नाम से, वही फिर बड़ा होकर के बड़ा यूनिट बनाते हैं सेंटेंस के नाम से। हालांकि दरमियान में फ्रेज और क्लॉज है लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। तो सेंटेंस ही हमारी असल बात है, हम असल बात शुरू ही सेंटेंस से ही करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। याद रखना सेंटेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। जो आपका सेंटेंस है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। बिकॉज जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो मैं कहता हूं कि सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। तो जितना आपका आगे लैंग्वेज होता है, याद रखना जितने हम आइडियाज को कन्वे करते हैं, जितने आइडियाज हम गेन करते हैं, जितने आइडियाज हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी सेंटेंस की शक्ल में होता है। मैं करता क्या हूँ, आइडियाज को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये अपना स्पीच बना लेता हूँ, चाहे वो फिर राइटिंग में हो, चाहे वो फिर स्पीकिंग में हो, चाहे वो फिर किसी भी फॉर्म में हो। तो सेंटेंस को सीखना सबसे ज्यादा अहम है। अगर आपको सेंटेंस के बारे में पता चल, क्योंकि मेरा मकसद क्या रहेगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको 15-20 सेंटेंसेस का रटा नहीं लगवाना है एक टेंस में। मेरा मकसद जो असल है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि आपने सेंटेंस को खुद से बनाना कैसे है।
ये एक स्किल होती है, ये एक एबिलिटी होती है जो ज्यादा सेंटेंस के नेचर को अंडरस्टैंड करने से ही आपको वो डेवलप होती है। असल में जो चीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या आपके सामने अगर कोई आइडिया है, अगर आपने उसको ट्रांसलेट करना है तो आप उस आइडिया के नेचर को पहचान लें, उसमें कितनी एलिमेंट्स लगेंगे वो पहचान लें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा वो पहचान लें, किस तरतीब में, किस ऑर्डर में, अरेंजमेंट में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये एक एबिलिटी होती है जो थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस ही आप गेन कर सकते हो। तो असल में फिर से बात कर रहा हूँ सेंटेंस पे, मैंने कहा सेंटेंस बेसिक यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो अब जब सेंटेंस बेसिक यूनिट है तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है, याद रखना वन आइडिया ही एक सेंटेंस होता है, एक आइडिया एक सेंटेंस। अच्छा, कुछ लोगों ने डिफिनेशन बनाया कि सब सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ कहते हैं व्हिच इज प्रेडिकेट एंड गिव अस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। इतना बड़ा डिफिनेशन रटा लगाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल बोलो वन आइडिया इज वन सेंटेंस। आप जो बातें करते हो, जो बातें आप सुनते हो, जो बातें आप लिखते हो, जो बातें आप बोलते हो, उसमें एक आइडिया ही होता है और वो एक आइडिया सेंटेंस होता है। अभी मैं आपको कहता हूँ मेरा नाम सालार है, अब एक आइडिया आपको मिल गया तो ये एक सेंटेंस हो गया, और लाजमी नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। आगे मैं बात करूंगा, एक सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस होता है। मैं कहता हूँ कम, मैं कहता हूँ जी लिसन, मैं कहता हूँ जी गो, अब ये भी सेंटेंस है क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं 9 बजे उठता हूँ, अब ये मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया। तो ये जितनी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो असल में हम आइडियाज में करते हैं, और आइडियाज का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं। तो फिर जब आप आइडियाज बोलते हो तो आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब है आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस जो बेसिक यूनिट होता है उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस का नेचर पता होना चाहिए कि उसका नेचर क्या होता है। तो याद रखना एक चीज को, किसी भी लैंग्वेज में जो सेंटेंस होता है वो सिर्फ 3 तरह का होता है। वी हैव 7,000 प्लस लैंग्वेजेस इन दिस यूनिवर्स, इन ऑल दिस लैंग्वेजेस। ये एक चीज याद रखना, फार्मूला एक लगता है नॉम चॉम्स्की का यूजी वाला फार्मूला, यूनिवर्सल ग्रामर वाला फार्मूला लगता है। यानी दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस है उस पर ग्रामर सेम अप्लाई होता है। सेम किस तरह, पश्तो, बलूची, बरावी, अरबी, जो भी लैंग्वेज देखिए आपको एक्टिव पैसिव सब में जगह में मिलेंगे। जो भी लैंग्वेज आप देख ले, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, आपको पंक्चुएशंस, ये हर लैंग्वेज में मिलेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज में जो यूयूजी का फार्मूला लगता है यानी यूनिवर्सल ग्रामर का 7,000 प्लस लैंग्वेजेस है, किसी भी लैंग्वेज में जब भी आप सेंटेंस बोलते हो, जब भी आप आइडिया बोलते हो, तो उसके सिर्फ तीन ही टाइप्स बनते हैं। और वो 3 टाइप्स कौन से, पहला तो आपका आइडिया हो सकता है एक्शन का, दूसरा तो आपका आइडिया हो सकता है स्टेट का, और तीसरा आपका आइडिया हो सकता है प्रॉपर्टी का। सेंटेंस सिर्फ यही 3 तरह का ही होता है। अब मैं आपके साथ जो बात करता हूँ एक दिन में किसी भी लैंग्वेज में, वी कन्वे और वी एक्सचेंज आइडियाज मींस वी एक्सचेंज सेंटेंसेस, और वो सेंटेंसेस सिर्फ यही 3 कैटेगरीज में ही फॉल करते हैं। पहले आप सेंटेंस का नेचर काफी अच्छे से समझना, ये बहुत ही बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। जब आपको एक दफा नेचर पता चल गया, अब आपने उसको कैटेगराइज करना है। कैटेगरी में मैंने बताना है कि वो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्योंकि सब पे एक एक ही फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला फिर यूनिवर्सल है। आगे मैं आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा तब भी वो फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखिए, जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है, या तो एक्शन है, या तो स्टेट, या तो प्रॉपर्टी है। एक्शन मतलब कोई ऐसा आइडिया जिसमें कोई ना कोई एक्शन आ जाए, एक्शन जिसको हम लोग ना से कहते हैं। तो जी उठना, बैठना, जाना, मारना, पढ़ना, लिखना, लाना, देना, सोना, बेचना, ये सारी एक्शन है। अगर किसी सेंटेंस में ये आ गए तो फिर हमें इसका मतलब है वो एक्शन वाला सेंटेंस है। अब मैं आपके सामने कुछ आइडियाज बोलता हूँ, आप आसानी से उसमें एक्शन पहचान लेंगे। मैंने खाना खाया, अब इसमें एक्शन है बिकॉज देयर वाज वन एक्शन ऑफ ईटिंग फूड। तो मैंने खाना खाया, मैं तुम्हें 9 बजे कॉल करूंगा, अब ये भी एक्शन वाला है क्योंकि इसमें कॉल करना आ गया। वो 6 बजे आता है, ये भी एक आइडिया है, ये भी एक्शन वाला है क्योंकि उसमें मैंने आने की बात की। इसी तरह अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पे हमला किया, अब ये भी हमला करना एक एक्शन हो गए। इसी तरह से हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया, अब ये भी एक एक्शन हो गए। इसी तरह से जो आपकी आइडियाज है, मैं कहता हूँ मैं 6 बजे क्लास लेता हूँ, मैं 9 बजे क्लास खत्म करता हूँ, मैं सुबह वक्त ही उठता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं मोबाइलें लेता हूँ, मैं मोबाइलें बेचता हूँ, मैं रात को मोबाइल यूज करता हूँ, मैं दिन को पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सारी एक्शन वाली बातें हैं।
एक्शन वालों को हम कंपेयर करेंगे स्टेट वालों से, और जब हम स्टेट वालों से कंपेयर करेंगे तो स्टेट वाले भी तो आइडियाज हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट एक्शन वगैरह कुछ नहीं है। मैं किसी चीज का स्टेट आपको बताऊंगा, हालत आपको बताऊंगा। हालत किसी चीज की भी बताई जाती है, किसी पर्सन की भी बताई जाती है। अब मैं किसी चीज की बात करता हूँ जी, मैं कहता हूँ ये मार्कर महंगा है, मैं कहता हूँ ये मार्कर खराब है, मैं कहता हूँ ये रोटी गर्म है, ये खाना स्पाइसी है, या मैं कहता हूँ जी ये मोबाइल महंगा है, या ये मोबाइल खराब है, ये क्लास बड़ा है, या अकेडमी छोटी है, या मैं कहता हूँ इंग्लिश एक डिफिकल्ट जुबान है, या मैं कहता हूँ ये एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, या जी मैं कहता हूँ कि मेरा मोबाइल खराब है, या मैं कहता हूँ कोई भी, ये स्टेट वाले आइडियाज। मैं कहता हूँ जी ये बोतल महंगा है, मैं कहता हूँ ये बोतल गर्म है, ये रोटी ठंडी है, ये रोटी बड़ी है, ये सारी स्टेट वाले बात। किसी बंदे को भी आप स्टेट बता सकते हैं, मेरा भाई बीमार है, मैं बीमार हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्लास में हूँ, या मैं जो है वो जो भी आप मतलब स्टेट बताते हो, आप किसी बंदे का स्टेट बताते हो, ये बंदा एजुकेटेड है, ये बंदा जो है वो सगेशियस है, ये बंदा जो है वो काइंड है, ये बंदा बेनिवोलेंट है, ये बंदा ऐसा है, तो आप उसकी स्टेट बता रहे हैं ना। तो अब वो स्टेट वाली बातें होती है जिसमें हम किसी चीज का स्टेट बताते हैं, या किसी बंदे का, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, या पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, या दहशतगर्दी पाकिस्तान का नया मसला है, तो ये स्टेट वाले हैं। लेकिन एक्शन वाले में मूवमेंट था। लास्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो प्रॉपर्टी वाले होते हैं। प्रॉपर्टी की वो सेंटेंसेस है जिसमें डेफिनेटली आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, तो वो फिर एडवाइस में आ सकता है, वो फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आ सकता है, वो फिर आपकी जो है वो पॉसिबिलिटी में आ सकता है। मतलब प्रॉपर्टी की बात करें, उसके पास 500 रुपया है तो पॉसिबिलिटी आ गए, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी आ गए। या जी मैं कहता हूँ कि जी मेरे 2 भाई है तो ये भी प्रॉपर्टी में आ गए। या जी मैं कहता हूँ मेरे पास मोबाइल नहीं है तो ये भी प्रॉपर्टी में आ गए। या जी मैं कहता हूँ उसके पास बंदूक था, या जी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो ये सारी प्रॉपर्टी में आ गई। अब मैं फिर से वापस को बात को मोड़ करके यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ सेंटेंस, जब आपको सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पता चल गए, फिर आगे कुछ नहीं। और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को मालूम करना है तो पहले जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, जो सेंटेंस आप लिख रहे हो, या जो आप सुन रहे हो, आप पहले ये पहचान लो कि वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में वो फॉल करेगा। जब आपको एक दफा कैटेगरी का पता चल गया, आगे मैं इस पे फार्मूलाज अप्लाई करवा दूंगा, वो 100% उस पर परफेक्ट बैठेंगे। लेकिन पहले आपको वही पहचानना है कि आप उसका ये तो नेचर तो पहचान ले कि आप सेंटेंस बोलना कौन चाहते हो। अब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्शन वाला बोल देता है, लेकिन वो इसमें मसला कर देता है कुछ वो स्टेट का। स्टेट और एक्शन में वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते है कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को बताने के लिए मैं जो लास्ट बात आपके साथ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। वो बात ये है कि अगर आपको एक दफा पता चल गया फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस का नेचर, तो अगर आपका सेंटेंस एक्शन वाला है तो इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि एक्शन वाले सेंटेंस को बनाना है तो कम से कम उसमें कितनी चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें, यानी उसके एलिमेंट का नंबर 4 होना चाहिए जब आप कोई एक्शन का सेंटेंस बनाते हो। तो अभी मैंने आपके सामने 5-6 एक्शन वाले सेंटेंसेस बोले थे ना। अगर वो एक्शन वाला सेंटेंस आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो ना, तो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि उसमें 4 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 4 का नंबर कम छोटे वो आगे पीछे हो सकता है, कब कैसे आगे पीछे होते हैं उस पर डिटेल से फिर बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जी मिनिमम जो आप एक एवरेज सेंटेंस बनाना चाहते हो उसमें 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है एक एक्शन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। स्टेट वाला सेंटेंस होता है और प्रॉपर्टी वाले, वो तो अभी मैंने आपके सामने उस पर एग्जांपल्स बनाए। इंग्लिश ग्रामर कहते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है तो फिर एवरेज सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप ये मालूम करें जो सेंटेंस, जो बेसिक यूनिट है, जिस तरह सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेंटेंस बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसका नेचर मालूम करना है कि वो किस कैटेगरी में है। अगर वो इन दोनों कैटेगरी में है तो फिर उसके लिए कितनी चीजें चाहिए, 3। और अगर वो एक्शन वाली कैटेगरी में है तो फिर उसमें कितनी चीजें चाहिए, 4। तो आपको पहले यही मालूम करना है, क्योंकि आपको जब ये मालूम ही नहीं करते हो, आपको एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही नहीं चलते, तो देन यू विल बी वीक एट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैंने कहा मेरा काम ये नहीं होगा कि मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि जी 4-5 सेंटेंसेस मैं लिखूंगा, आपने उन करैक्टर लगाना है। मैं आपको रास्ता, फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, उन्हीं को अप्लाई करके आपने उस पर सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के आप काबिल तब होंगे जब आपको उसका नेचर पता चल जाए, आपको उसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाए,
और वो तभी पता चलेगा जब आप एक दफा सेंटेंस की कैटेगराइजेशन करें, क्लासिफिकेशन में पता चलेगा कि कौन सी किस कैटेगरी में फॉल करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको मैं एग्जांपल्स बना करके दिखाता जाऊंगा, आप खुद मेरे साथ एग्जांपल बनाते जाएंगे, वी विल कम टू नो दैट दिस ऑफ माय आइडिया विल फॉल इन विच ऑफ द कैटेगरीज, आइदर एक्शन और स्टेट। और क्योंकि वो स्टेट वाला बनाना है तो जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 3 है, और एक्शन वाला बनाना है तो वो हमारे पास 4 है। अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो एक्शन वाला सेंटेंस है उसमें जो 4 चीजें चाहिए तो वो कौन सी है, स्टेट वाले और प्रॉपर्टी वाले में डेफिनेटली जो 3 चीजें चाहिए तो वो कौन सी। फिर उन पे बात करूंगा, उनकी पहचान आपको करवाऊंगा, उनका नेचर आपको बताऊंगा। इसी सेंटेंस के फॉर्मेशन पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको वोकेबलरी बता दिया, एक डिस्ट्रॉय, उसके मैंने सिनोनिम्स लिख दिए, और मैंने कहा था कि एक दिन का एक वोकेबलरी विद 7 to 8 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वही बात है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प करते हैं, वही बात है एसे राइटिंग एक्सप्रेशन बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं। आपकी जो है वो कंप्रिहेंशन आजकल की एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वहाँ पे सारा मसला इसी चीज़ का ही होता है। तो आप वो एक वोकेबलरी, और आज मैंने आपके साथ इन चीज़ों पे बात किया, इन पे आप काम करेंगे इंशाल्लाह। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रैक्टिस करना है। एक प्रैक्टिस होता है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट हार्ड वर्क होता है। कभी कभी हम प्रैक्टिस करते भी है लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या वो हमारा प्रैक्टिस हमारे लिए प्रोडक्टिव है भी या नहीं। तो आई विल टेल यू that how to make productive practice, because again I say to you that it is a language. In language the more you practice the more you learn, that should be in your mind। तो इसी मेरे सेंटेंस को माइंड में रख के आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह हम यहीं से बात को आगे फॉर्म करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो लास्ट में यही बात बताऊंगा कि मैंने जो यूट्यूब का चैनल जो है वो लॉन्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस पर रिस्पॉन्ड और उस पर फीडबैक काफ़ी अच्छा रहे। आप तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो मेरी वीडियोस है उसको आप लाइक कर ले, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, आप मुझे इनकरेज कर ले, ताकि मैं आप इसी तरह जुड़े रहे और एक अच्छी सी कम्युनिटी को हम फॉर्म कर सके। तो इंशाल्लाह ये आपको भी बेनिफिट करेगा और ये ऑफ कोर्स मेरे लिए भी प्रोडक्टिव रहेगा। तो इस पूरी कम्युनिटी को, या ये जो मैंने सिस्टम लॉन्च किया है, डेफिनेटली आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट मुझे इनकरेज करेगा, और इस तरह इंशाल्लाह हमारा एक कनेक्शन बना रहेगा। सो अब मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।